अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सवाफ है और मेरे सेकेंडरी स्टूडेंट हूँ और मेरे जो सुपरवाइज़र है डॉक्टर मिराज अहमद मुबारकी सर और मेंटोर है तहलील तुलसी आमिर। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 4 न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया। तो जैसा कि आप सबको पता हो कि रामसर साइट्स होता क्या है। रामसर साइट्स उन वेटलैंड एरिया को कहा जाता है जिसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया हो। तो पहले जानते हैं जैसे कि इंडिया ने हाल ही में नए 4 रामसर साइट्स ऐड किए हैं, जो कि इंडिया रामसर साइट्स ऐड किए हैं जो कि पहले थे 85 और अब 89 हो चुके हैं टोटल। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के स्ट्रेंथ को दिखाता है और ये पूरे एशिया में देखा जाए तो इंडिया फर्स्ट नंबर पर है और ग्लोबली तो 3rd नंबर पर आता है। तो पहला है सरकारकोटाई बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है और सेकंड है थेट थंगल बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है और तीसरा है खेजरपल्ली वेटलैंड सिक्किम में। 4th है उधवा लेक झारखंड। उधवा लेक अब जानते हैं एक सबके फीचर्स के बारे में। तो सरकारकोटाई जो कि रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में है, इसकी खासियत ये है कि जो भी वाटर स्पीसीज होते हैं और माइग्रेटरी बर्ड्स उनके लिए एक जो गज़ा प्रोवाइड करते हैं उसके लिए एक अहम प्लेस है और इससे जिससे कि बायोडाइवर्सिटी जिससे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और क्लाइमेट स्टेबिलिटी और क्या होता है कि हमारे जो वेटलैंड इकोसिस्टम है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके साथ कंजर्व किया जाता है। और उसके साथ यह कि दूसरा है थेट थंगल बर्ड जो कि रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में है और ये प्रोवाइड वाइटल हैबिटेट प्रोवाइड करता है वाटर बर्ड्स के लिए वाइटल हैबिटेट प्रोवाइड करता है। तीसरा है खेजरपल्ली जो कि सिक्किम में है। ये एक हिंदूज और बुद्धिस्ट के लिए एक पवित्र जगह माना जाता है जो कि विश्वलिंग लेक के नाम से जाना जाता है और ये सिक्किम का फर्स्ट रामसर साइट है। 4th है उधवा लेक जो कि साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है और ये एक बर्ड एरिया के अहम प्लेस एरिया बर्ड्स के एक अहम एरिया के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है जो कि झारखंड का फर्स्ट रामसर साइट है। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ इंडियाज वेटलैंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। वेटलैंड्स कंजर्वेशन का मतलब ये है कि वेटलैंड्स को कंजर्व करने का मतलब ये है कि उसे पोल्यूशन से बचाना और इलीगल कंस्ट्रक्शन से बचाना जिससे कि वेटलैंड हमारे कंजर्व हो सके। इससे बहुत सारे और इनहेंस बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन ये है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को इनहेंस करता है। सपोर्ट माइग्रेटरी बर्ड्स पॉपुलेशन माइग्रेटरी बर्ड्स पॉपुलेशन को भी सपोर्ट करता है। प्रोमोट्स टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये मेंटेन वाटर साइकिल ये वाटर साइकिल को मेंटेन करता है जिससे कि फ्लड्स आने में भी काफ़ी बचा सकता है इसको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुख्तार बेगम है। मेरा आज का टॉपिक है सोशल मीडिया सेलिब्रिटी फीचर्स। सोशल मीडिया सेलिब्रिटी फीचर्स क्या है पहले हम ये पढ़ेंगे। सोशल मीडिया सेलिब्रिटी फीचर्स का मतलब है अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा और वगैरह को हैकर्स, स्कैमर और अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना। इसका मकसद आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन मैसेज को सेव रखना होता है। Security features of social media. Strong password, end-to-end encryption, evidence selection for post, spam, two-factor authentication. सब पढ़ेंगे हम लोग। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या है? एक ऐसा पासवर्ड जो कॉम्प्लेक्स, यूनिक और गैस करना मुश्किल हो, जैसे कि हैकर से बचना जा सके, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है जो अकाउंट को अनऑथराइज्ड एक्सेस से सिक्योर करता है। सेकेंड है
एनक्रिप्शन ऐसा सिस्टम जिसमें डाटा सिर्फ सेंडर और मैसेजर के बीच इनकरेक्ट रहता है, ताकि कोई तीसरा जैसे कि हैकर्स, कंपनी या गवर्नमेंट उसे रीड ना कर सकते। जब तक मैसेज रिसीवर तक पहुंच नहीं जाता तब तक कोडेड फॉर्म में रहता है। एविडेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अकाउंट को एक्सेस करने के लिए दो अलग अलग तरीकों से आइडेंटिटी वेरीफाई करने पड़ते हैं। पहले फैक्टर इनका पर्सनल पासवर्ड होता है और दूसरा फैक्टर एडिशनल वेरिफिकेशन होता है, जैसे एक कोड आपके फ़ोन में SMS या ईमेल ऑथेंटिकेशन आपके जरिए आता है। स्पैम का मतलब होता है अनवांटेड इंक्रीमेंट या अनसोलिसिटेड मैसेज जो ईमेल, सोशल मीडिया या मैसेज प्लेटफॉर्म पर आपको भेजे जाते हैं। ये मैसेज अक्सर प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं। ये हार्मफुल होते हैं जैसे फिजिकल अटेंशन और वायरस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदनान नूर, BA सेकेंड ईयर, और मेरा मेंटर है मिराज अहमद मुबारक अशरफ। और फिर तो अभी डिस्कस करें आप ये टॉपिक। जी सर, मैंने पहले भी बोला था क्या कहा उन्होंने? बहुत अच्छा, वेरी गुड। नहीं सर, मैं बनाया था तो आज का मेरा टॉपिक है रणवीर इलाहाबादी विवाद, या हम उनके बारे में जाने का। हम आज रणवीर इलाहाबादी से विवाद की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे। रणवीर इलाहाबादिया यूट्यूबर है। उनका 2 यूट्यूब चैनल है, एक रणवीर इलाहाबादिया और वीर वैष्णव। उनका जन्म हुआ था सर मुंबई में 1 जून 1993, और शिक्षा धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल कॉलेज से स्कूलिंग किया है, और SBKMS द्वारकास सनवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इससे उनका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो रहा है। विवाद का मुख्य बिंदु ये है कि वो जो इंडियन गॉट लेटेस्ट चैनल पे किसी कंटेस्टेंट उनका जो पार्टिसिपेट किया था, उनको मतलब भद्दे ये कमेंट होता है कि क्या मतलब मैं उसको यूज नहीं कर सकता हूँ। कॉमेडियन समय राणा के समय इंडियन गॉट लेटेस्ट इलाहाबादी के सवाल पर विवाद। रणवीर ने एक प्रतिभागी से माता पिता के निजी संबंधों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और सोशल मीडिया पर समय राणा और रणवीर इलाहाबादी की काफ़ी आलोचना हो रही है। मामले में मुंबई पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। CM देवेंद्र फडणवीस ने भी टिप्पणी की। विवाद बढ़ने पर रणवीर ने माफ़ी भी मांगी है एक वीडियो के जरिए। और यहाँ पे मेरा कुछ रेफरेंस है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ने भी कहा है, उनको ये BBC हिंदी से उनको रेफरेंस में दिया है। उसके बाद NDTV भी चलाया है। उसके बाद ये मैं फिल्मी बीट से भी लिया था, रणवीर लाखों फॉलोअर भी उन्होंने इस चीज़ से खोया है। और कानूनी और अब तक की जांच के लिए रणवीर इलाहाबादिया विवाद मुंबई पुलिस ने आशीष संचालक का बयान दर्ज किया, 5 को तलब किया गया। और महाराष्ट्र सागर पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया के इंडियाज गॉट लेटेस्ट के पूर्व प्रतिभागी शाहिद अमी को तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को अश्लील टिप्पणी के लिए फटकार लगाई, अतिरिक्त सुरक्षा दी, और गिरफ्तारी के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हुए न्यायालय ने कई शर्तें लगाई। उसी टिप्पणी के आधार पर इलाहाबादिया के खिलाफ कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। और उनका जो पासवर्ड तो वो भी जब्त कर लिया गया है मुंबई पुलिस थाने में। और उनका जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19/2 के अनुच्छेद 19/1 के A के तहत दंडनीकृत भाषण और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे कि खंड A के उपखंड A में कुछ भी किसी मौजूद कानून के संचालक को प्रभावित नहीं करेगा या राज्य को कोई कानून बनाने के नहीं रोकेगा, जहां तक ऐसा कानून भारत की संप्रभुत्व और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की सार्वजनिक व्यवस्था और शालीनता या नैतिक या न्याय की अवमानना हुआ।
राष्ट्रीय इसमें सर राज्य सुरक्षा भी इनको नहीं दी जाएगी क्योंकि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। इनमें मतलब बच्चे और बुजुर्ग पे बहुत ही ज़्यादा ये पड़ा है, मतलब ये होता है कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी बंदे टिप्पणी करना कि बुजुर्ग और बच्चे पर सबसे ज़्यादा उन पे ये गिरा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़मा परवीन। हमारे टीचर मेंटर हुसैन सर हैं और स्कॉलर मेंटर शकील सर हैं। शहबाज सर इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं इनका मेंटोर नहीं हूँ, पिछले 2 वीक से मुझसे नहीं मिली हैं और मैं क्लियर कर देता हूँ आप देखिए। मेंटोर तो आप हैं, मिली नहीं है लेकिन सर बुलाने से नहीं मिल रही है आप, तो मैं कैसे अटेंडिंग वर्कशॉप। सर मैं 2 वीक से तो नहीं अटेंड कर रही होंगी सर। लास्ट वीक हमने प्रेजेंटेशन दी। चलिए आप कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, Today's topic is Rwanda genocide, the role of media। जो रवांडा जेनोसाइड हुआ था 1994 में और वहाँ जो मीडिया ने अपना रोल निभाया था उसके ऊपर ये पीपीटी हमने बनाई है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और जेनोसाइड जो हुआ था उसके बारे में है। एथनिक डिवीजन, वहाँ पे 2 कम्युनिटीज़ होती थी, टूट्सी और हुतू। जो हुतूज है वो 85% पॉपुलेशन है थी रवांडा की और टूट्सीज 14% थी। जब बेल्जियम की रवांडा कॉलोनी थी तो उसने टूट्सीज को जो कि वहाँ की माइनॉरिटी थी उन्हें पावर में मतलब लाया था, मतलब उनको गवर्नमेंट मिली टूट्सीज को, जिस वजह से जो हुतीस थे वो काफ़ी गुस्से में थे कि हम मेजोरिटी और हमें गवर्नमेंट नहीं मिली, टूट्सीज को गवर्नमेंट मिली, जिस वजह से बहुत ज़्यादा उस टाइम में मतलब सिविल वॉर होती है हुतीस और टूट्सीज के बीच में। और टूट्सीज की जो गवर्नमेंट होती है उसको गिरा दिया जाता है और हुतीस फिर गवर्नमेंट में आते हैं, जिसके बाद हुतीस की गवर्नमेंट फिर गिर जाती है और फिर वहाँ पे रवांडा में मिलिट्री रूल आता है। देन जब हुतीस गवर्नमेंट में आते हैं तो वो अपना बदला लेते हैं टूट्सीज से, जब वो गवर्नमेंट में थे और उन्होंने जो हुतीस के साथ किया उस वजह से। और उसके बाद टूट्सीज का जेनोसाइड स्टार्ट होता है जब हुतीस गवर्नमेंट में आते हैं। देन वहाँ पर जब टूट्सीज के साथ हुतीस मतलब जेनोसाइड करते हैं और उनको मतलब कत्लेआम करते हैं, तो वहाँ पर जो टूट्सीज की मिलिट्री फोर्स बनती है वो होती है RPF 1990 में, जो कि हुतूस से बदला लेती है। देन वहाँ के जो ऑपरेशन रीजन होते हैं, प्रेसिडेंट जो उस टाइम में होते हैं वो हुतीस के अगेंस्ट वो टूट्सीज के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, क्योंकि जो टूट्सीज होते हैं वो वहाँ पे चाहते थे कि उनकी मतलब रवांडा में गवर्नमेंट गिर जाए और उनका सत्ता है। जो मीडिया होती है वो जब टूट्सीज का जेनोसाइड हो रहा होता है तो वो और उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है और मतलब जो रेडियो रवांडा होता है और कम्बोरा होता है वो इस तरीके की स्पीचेस देते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, जिस वजह से मेजॉरिटी को ये लगता है कि उनके लिए माइनॉरिटीज़ का होना खतरा है और अगर उन माइनॉरिटीज़ उनके कंट्री में नहीं होगी तो उनकी कंट्री में पीस रहेगा, जिस वजह से वहाँ पे टूट्सीज को और ज़्यादा मारा जाता है। सबसे बड़ा रोल उसमें मीडिया का होता है, क्योंकि मीडिया उस चीज़ को और ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलती है, जो कि रियलिटी नहीं होती है, वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाती है इस बारे में। और जो मीडिया होती है वो म्यूज़िक प्रेजेंटेशन था उसमें क्या आप बता सकते हैं कि रेडियो रवांडा के तकरीबन नियर सिमिलर तो नहीं होगा, नियर सिमिलर कोई हिंदुस्तान में आप निशानदेही कर सकती हैं किसी चैनल या उसकी? हमारी जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है ऑलमोस्ट सभी सेम प्रोपेगेंडा मतलब फैलाती है, जिस तरह टूट्सीज के अगेंस्ट फैलाया गया था। और हमारी जी न्यूज़ है, आज तक के जितने भी आज तक एंड जी न्यूज़ तो
रवांडा साउथ अफ्रीका में एक जगह है, कंट्री है वो। अच्छा, स्टेट जाने के बाद राइट वेरी गुड, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं स्टूडेंट हूँ आफरी बेगम, और मेरे मेंटर हैं सलमान सर और ताहिर सर। मेरा टॉपिक है, मेरा मौजूद इसराइल और फ़लस्तीन मुकम्मल तारीखी कहानी। इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़ात एक गहरा और पेचीदा मसला है, एक तवील मसला है। इस तनाज़े ने एक मुल्क ही नहीं बल्कि तमाम ममालिक, सियासी, मजहबी, इंसानी मामलात पर गहरा असर डाला है। और इस तारीख के वाक़े से हम जानेंगे कि इसराइल और फ़लस्तीन और अरब ममालिक के लिए यरूशलेम क्यों अहमियत का हामिल है, क्यों इतना अहमियत का हामिल है। तो मैं बहुत, इसकी वसी तारीख है, लेकिन मैंने मुख्तसर करके वाज़ेह करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो मजहबी एतबार से इस तरह इसराइल यरूशलेम को अहमियत रखता है, और ईसाईयत के मज़हब में किस तरह अहमियत का हामिल है, और अरब ममालिक के लिए किस तरह यरूशलेम अहमियत का हामिल है, ये तारीख़ी वाक़या से जानने की कोशिश करेंगे हम। मैं वहाँ से इसकी इब्तिदा करूँगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम। इसहाक़ अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, और इस्माइल अलैहिस्सलाम से कई सालों के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होता है। तो इसराइल क्या है, इसराइल का नाम कैसे हुआ, और इसराइल की कौम कौन है, पहले ये जानने की कोशिश करेंगे हम। इसराइल ये कौम है, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। 12 बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा था, और उन्हीं के नाम पे कबीला कायम किया गया था। कबीला ना, फिर उस कबीले में रहने वाले जो यहूदा जो कौम हुआ करती थी, वही बनी इसराइल के नाम से जाना जाती है आज। उन्हीं के कौम को बनी इसराइल कहा जाता है। वहाँ से बनी इसराइल बनी हुई है। फिर उसके बाद कई सदियों के बाद जाकर मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब आते हैं, जब मिस्र के फ़िरऔन बादशाह, जब बनी इसराइल मिस्र के फ़िरऔन के बादशाह मिस्र के तमाम अवाम को, तमाम कौम को ग़ुलाम बना लेता है। ग़ुलाम बनाने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा जाता है मिस्र की तरफ कि तमाम बनी इसराइल को आज़ाद करवाया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं मिस्र के बादशाह से तमाम बनी इसराइल को आज़ाद करवाते हैं। आज़ाद करवाने के बाद जैसे वो समंदर पार करवा कर कुनान के इलाके में लेकर आते हैं, उन्हें हुक्म दिया जाता है कि एक छोटा सा खैमा कायम किया जाए, और वहाँ उस जगह पर इबादत किया जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम एक छोटा सा खैमा तामीर करते हैं, और उसके लिए इबादत करते हैं वहाँ। ताबूत सकीना इसराइल की कौम में बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ताबूत सकीना वो है जो आदम अलैहिस्सलाम के दौर से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हुए आ रहा है। ताबूत सकीना की अहमियत ये है कि एक संदूक होता है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और ये 10 अहकामात, जो अल्लाह ताला के 10 अहकामात होते हैं बनी इसराइल के लिए। उस अहकामात में ये होता है कि अल्लाह की वहदानियत, और ज़िना ना करना, खून ना करना, पड़ोसी की बुराई ना करना, माँ बाप की इताअत करना, ये तमाम 10 अहकामात के बारे में इसमें जिक्र मिलता है। तो वो संदूक में ताबूत सकीना में आसा। कंक्लूड कर दीजिए, लास्ट लाइन पर सर ईसा अलैहिस्सलाम को उसमें अरब ममालिक के लिए भी उसी में कंक्लूजन कर दीजिए, टाइम नहीं तो करना। वही ईसा अलैहिस्सलाम की बहुत तवील तारीख है सर, तो उसको समझाइए। आफरीन, आप शुरू में बोले कि मुसलमानों के लिए और यहूदियों के लिए ये जो है
सेक्रेट साइट है, जी सर। लेकिन ये तो तीनों के लिए है। तीनों के लिए अहमियत है सर, ईसाइयत के लिए और अरब ममालिक से मुराद फलस्तीन सर, और ये इसराइल के लिए। क्या उसकी तारीख है सर? तो क्यों तीसरा कौन? इसराइल और ईसाइयत। एक तो हो गए यहूदी, एक हो गए मुसलमान, और तीसरा ईसाइयत सर, ईसाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं उमर फारूक, शोबे तहसील आमा व सहाफ़त, MA जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन, सेकंड सेम का तालिब इल्म। मेरा मेंटर है डॉक्टर मेराज अहमद मुबारकी, और जो प्रीवियस स्कॉलर मेंटर मेंटीज है वो है तहियत लतीफ़। मैंने डॉक्टर से बात की थी तेज हकीकत में बता रहा हूँ, तो उन्होंने बोला था कि आप 10 वीक्स तक थोड़ा सा एहतियात कीजिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ बोलूँगा। जो मैंने PPT नहीं बनाई है, मैं लाइट ले लिया था। तो सर मैंने इनको बोला था कि आप मुबारकी सर से मिल लीजिएगा, उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो जो अंदर की PPT है उनसे मैं कुछ बात करता हूँ। मैं उस्ताद की अज़मत पर कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मन ला यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का एक शेर है, अक़ीलन तनालल इल्म इल्ला बिसित्ततिन सउम्बीका अन तफ़सीलिहा बिबयानिन ज़ुकाउन व हिर्सुन व इज्तिहादुन व बुलगतुन व इरशादु उस्तादिन व तुलु ज़मान। तो उस्ताद की अज़मत कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसा है कि उस्ताद जो हैं उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो लोग इल्म हासिल करते हैं और जो लोग ईमान लाते हैं, उनके दराजात अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बुलंद होते हैं। और अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि तुम में से जो शख्स छोटों पर शफ़क़त ना करे और बड़ों की इज्जत ना करे, वो हम में से नहीं है, यानी वो मेरी उम्मत में नहीं है। तो इससे पता ये चला कि उस्ताद उम्र में भी आपसे बड़े होते हैं और ओहदे में भी बड़े होते हैं। तो उस्ताद का क्या है कि वो रूहानी बाप होते हैं, और वालिदैन का मकाम तो आपको मालूम ही है कि अगर वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए तो उसको उफ तक भी नहीं बोलना है। अगर वो कुछ आपको बताते हैं तो ऐसा भी ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। तो उस्ताद रूहानी बाप भी होते हैं, आपसे ओहदे में बड़े भी होते हैं, और आपको हर तरह से वो क्या करते हैं, आपकी तरबियत करते हैं। तो उनकी जो इज्जत है और उनका एहतराम है बहुत आला और अजीम है। और इमाम शाफी का जो शेर मैंने पढ़ा था उसमें वो बताते हैं कि मेरे भाई, बहुत प्यारे अंदाज में बताते हैं कि मेरे भाई कि आप 6 चीज़ों के अलावा इल्म हासिल कर ही नहीं सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप मेहनती हो, आपके अंदर हिर्स हो इल्म हासिल करने का। दूसरा नंबर में यह है कि आपको इल्म हासिल करने के लिए कम से कम 2 वक्त की रोटी, कॉपी और कलम चाहिए होता है। और इस तरह बयान करते हैं जो आपके फंडामेंटल जो क्वेरीज है, यानी जो नीड्स है, वो बताते हैं। फिर एक अहम बात बताते हैं कि वह इरशाद उस्ताद है, यानी उस्ताद की रहनुमाई, यानी उस्ताद जो होते हैं वो आपको आपके रहबर होते हैं, वो आपको सिखाते हैं, हर तरह से आपका वो आपकी तरबियत करता है। बच्चे आमतौर पर 6 साल 7 साल तक वालिदैन के पास तरबियत पाते हैं, उसके बाद सारी ज़िंदगी वो असातिज़ा से ही, अपने बड़ों से ही तरबियत पाते रहते हैं। तो उनके कुरान और हदीस और ये इमाम का ये इस कौल से पता ये चला कि उस्ताद की अज़मत जो है वो बहुत बड़ा है, और उस्ताद को हम लोग लाइट ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी इज़्ज़त करें, उनके एहतराम करें, और जो कहें वो बात माने। यहीं से हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
इसी उस्ताद की बातों का एहतराम करते हुए अगले हफ्ते कमेटी बना के अस्सलामुअलैकुम, मैं सादिया वसीम MA फर्स्ट ईयर से हूँ और मेरे मेंटोर हैं दानिश सर, जो कि अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। लास्ट वीक मैं नहीं आ पाई थी, इसके लिए सॉरी। रोपवे की वजह से एंड लास्ट नाइट फ्राइडे से पहले शब बारात का नाइट था, इस वजह से जगने की वजह से थोड़ा नींद नहीं खुली, इस वजह से मैं नहीं आ पाई थी। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा टॉपिक है, प्रेजेंटेशन का टॉपिक है मोबाइल एडिक्शन। ठीक है, अभी के जनरेशन में मोबाइल एडिक्शन इतना ज़्यादा, मतलब लोग इतने एडिक्टेड होते जा रहे हैं। इनफैक्ट सबसे पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, आखिर होता क्या है, मोबाइल एडिक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो फ़ोन को बार बार यूज़ करना, बिना वजह फ़ोन को ओपन करना, कोई काम हो तब भी, कोई काम ना हो तब भी हम उस फ़ोन को यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो क्यों होता है। और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कैसे बच्चे, मतलब जो 16 साल के 17 साल के बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा इससे पीड़ित हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते जा रहे हैं। लोग मतलब इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि बच्चे सुसाइड तक चले जा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है। हाँ, इसका सिम्टम्स क्या है, मोबाइल एडिक्शन का जो है सिम्टम्स क्या है वो देखिए। कंस्टेंटली चेकिंग द फोन, अभी मैंने बताया है जैसे आप लोगों को, फ़ोन को बार बार ओपन करना, किसी नोटिफिकेशन आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी हम उसको बार बार ओपन कर रहे हैं। दूसरा, यूजिंग द फोन बिफोर स्लीपिंग एंड आफ्टर वेकिंग अप। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सोने से, मेरी भी आदत बहुत गंदी है, इनफैक्ट आप सबकी होगी, जो सोने से पहले फ़ोन यूज़ कर रहे हैं एंड सो के उठते हैं सबसे पहले हम फ़ोन देखते हैं। ये कितनी गंदी चीज़ है और इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं, इससे हम लोगों को कितना ज़्यादा हार्म हो रहा है, हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तीसरा, इनएबिलिटी टू फोकस ऑन वर्क और स्टडी। इस वजह से, मोबाइल एडिक्शन की वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, किसी चीज़ को हम अच्छे से कर नहीं पाते हैं। हेडेक, आईज स्ट्रेन, ये सब जो मतलब सर दर्द होता है, आँख में दर्द होता है, ये सब क्या है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन लोगों को आँख का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, उनको चश्मा क्यों लग रहा है, रीज़न क्या है, वजह यही सब वजह होता है। डिस्टेंसिंग फ्रॉम सोशल एंड फैमिली रिलेशन, ये देखिए, इसको फैमिली रिलेशन एंड फ्रेंड्स के साथ जो आप टाइम स्पेंड करते हो उससे दूरी बना रहे हो, फ्रेंड्स से दूरी बना रहे हो, एंड जो सोशल में हमारे आसपास में हमारे मतलब फैमिली मेम्बर्स उनसे डिस्टेंस बनता जा रहा है मोबाइल एडिक्शन की वजह से। जिसको हम सुकून मानते हैं, फैमिली को सुकून मानते थे, दोस्त को हम सुकून मानते हैं, और उससे दूरी, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। क्यों हो रहा है, रीज़न। नेक्स्ट टाइम, इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल एडिक्शन। देखिए, मोबाइल एडिक्शन का क्या इफेक्ट्स पड़ता है। मेंटली तो होता ही इफेक्ट, फिजिकली भी इफेक्ट्स कितना पड़ रहा है। पहला, फिजिकली वीक आईसाइट, मतलब आँख में जो, मतलब आँख की जो प्रॉब्लम होती है, रोशनी की जो प्रॉब्लम होती है। छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के 5 साल के बच्चों को चश्मा लग रहा है, क्यों लग रहा है। जो माँ को फर्स्ट टीचर कहा जाता है, आप लोग भी, हम सब जानते हैं कि माँ को फर्स्ट टीचर कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चों को माँ ऐसा सोच रही है, मम्मी को ऐसा लगता है कि अरे बच्चा चलो काम कर रहे हैं तो उस बच्चे को मतलब दे देते हैं फ़ोन, वो गेम देखेगा, सॉरी पोएम लगा के दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि बच्चे क्या किस तरफ जा रहे हैं, ये चीज़ पता नहीं होता है। क्यों नहीं, मतलब उनको तो ये लग रहा है कि हमारा काम हो रहा है, लेकिन उस टाइम से ही बच्चों की आदत खराब होती जा रही है। क्यों हो रही है, इसी वजह से हो रही है। छोटे छोटे, मतलब इतने छोटे बच्चों को आँख में चश्मा लगते हुए मैंने देखा है, मुझे अजीब, मतलब डर जैसा लगता है, लेकिन फिर भी चीज़ें हो रही हैं, लोग करते जा रहे हैं। लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी, जो नींद नहीं पूरी हो रही है, क्यों हो रही है। हमारे हॉस्टल में एग्जाम्पल देखिए, मैं भी देख रही हूँ, इनफैक्ट इससे मैं भी कभी कभी ऐसा हो जा रहा है, मेरे साथ भी हो जा रहा है कि बहुत लेट नाइट तक जग जा रही है, क्योंकि रूममेट्स हमारे जगह होते तो हमें भी जगना, मतलब ऐसा लाइट्स ऑन होता है, बहुत सारा रीज़न होता है जिस वजह से जग जाती हूँ। लेकिन नींद की कमी से कितना प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस होता है, माइंड एक तरफ नहीं होता है, हम किसी काम को अच्छे से कर नहीं पाते हैं। सबसे पहला तो आपका हेल्थ इशू, आपके अंदर कितनी सारी बीमारी पैदा होती है इससे। और हॉस्टल में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे देखने मिल रही थी। घर पे तो एक पेरेंट्स का होता है गाइडलाइन, यहाँ पे कितना भी कोशिश कर लो लेकिन कोई नहीं, कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर आप चाहते भी हो तो आपके रूममेट्स ऐसे होते हैं जिस वजह से आपको नहीं, आप चाह के भी नहीं कर पाते उस चीज़ को।
बैक पेन, आपको देखिए, आप अगर फोन कंटिन्यूसली आप कहीं घूम रहे हो, टहलो, मैं देखती हूँ हॉस्टल में लोग राउंड करते रहते हैं, फोन यूज कर रहे हैं और बैक पेन हो रहा है, तो इस तरह बहुत सारे ऐसा वजह है जिसकी वजह से मतलब ये सारा प्रॉब्लम होता है। थैंक यू सो मच। मोबाइल जिसको हम जैसे कि फोन है, मतलब तो मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह छोटे बच्चे जी। कोई वो मोबाइल फोन है। यहाँ पे आप मोबाइल फोन यूज करिए ना कि मोबाइल स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन है था नीचे में, मतलब उसको भी डिस्क्राइब किया था स्मार्टफोन। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है मेरा, मोबाइल एडिक्शन को लेके ट्रम ज़्यादातर बोला जाता है, वो ट्रम क्या है? मतलब आप कह रही थी कि हम लोग सोने जा रहे हैं तो यूज़ कर रहे हैं, घूम रहे हैं तो यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए ट्रम यूज़ किया जाता है। कुछ लोग फोमो बोलते हैं इसको, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसमें कुछ ऐसा डर लगा रहता है, कुछ भी मिस हो जाएगा। हाँ, ऐसा मतलब अभी जैसे कि मैं ही हॉस्टल में हूँ, मैं आपका एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फ़ोन कितना भी कोशिश कर लो, फ़ोन को लेकर के सोते हैं, कितनी भी कोशिश करा ली, सुबह उठ के सबसे पहले मुझे नमाज पढ़ना है, मुझे ये देखना है, लेकिन फिर भी ऐसा आ रहा है, किसी का नोटिफिकेशन तो नहीं आ रहा, मैसेज तो नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं देखना है, चलो इंस्टा पे देखते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही, ये चीज़ें कितनी भी कोशिश कर लो कम नहीं हो पा रहा है, तो ये कैसे कम किया जाए, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, हमें भी, हम सबको। थैंक यू सो मच।